शहबाज आम तौर पर ज़ाहिर है कि जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है कि किसी मुल्क की जो है ना वो मईशत वो ग्रो कर रही है। तो डू यू थिंक कि ये जो 2 दिनों में हमने देखा है जो कुछ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को में हमें नज़र आया, ये इंडिकेट कर रहा है ग्राउंड सिचुएशन को इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की बात करें, स्पेशली बजट की बात करें? देखिए कामरान, मेरा एक बड़ा ही बहुत अरसे से मेरा ये व्यू रहा है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है, ना जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये चंद बड़े ब्रोकर्स हैं जो प्ले करते हैं अपने हालात के मुताबिक, वो हर लिहाज से उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे भी वहाँ पर अपेरेंटली लिस्टेड कंपनीज तो है ना, लेकिन ट्रेडेबल शेयर्स कितने हैं और कितनी नई लिस्टिंग्स हो रही हैं, वो एक बहुत ही एक नैरो बेस है ना, बहुत कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी उस तरीके से नहीं है, वो डीप उसके अंदर नहीं है, हमारी डेप्थ नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। द पॉइंट है इज बजट से पहले जब ये खबर आना शुरू हुई कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसमें हुकूमत इजाफा करने जा रही है, तो स्टॉक मार्केट की जो आपने उसका जो इंडेक्स है वो रोज गिरना शुरू हो गया। वहां पे आपको बहुत ही बुरे हालात नजर आना शुरू हो गए। जब बजट अनाउंस हुआ तो उनको लगा हम तो बचेंगे, दुनिया डूबती है तो डूबे, हमारा क्या, तो स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू की। एक तो इसके अंदर ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये है कि जो कैपिटल गेन्स के हवाले से कुछ जो थोड़ी बहुत चेंजेस भी आई हैं, उसमें भी जो इन्वेस्टर्स अपने जो मनी है वो पार्क कर रहे हैं बिफोर 30 जून, ये भी एक फैक्टर इसके अंदर कहा जा रहा है। अब कितना ठीक है कितना नहीं है वो तो हम बाद में इस पर बात करेंगे। ओवरऑल अगर देखें इस वक्त हुकूमत के लिए अपने जो बजट का दिफा है वो करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली ऑन बोर्ड है, ऑल दो वो सियासत अपनी पूरी कर रहे हैं, बेनिफिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है। और मुझे अभी तक कोई एक ऐसा सेक्टर सामने नहीं आया जिसने आके कहा कि ये बजट बहुत अच्छा है। इवन के जो आपकी सैलरीड क्लास है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जिनको उनकी तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा भी हो, वो भी कह रहे हैं कि ये बजट अच्छा नहीं है। दिस इज़ अ यूनिक सिचुएशन। बुरे हालात का जो बजट होता है वो कोई अच्छा बजट नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया जिसका ना सर है ना जिसका पाँव है, जिसको ना वजीर खजाना डिफेंड कर पा रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर डिफेंड कर पा रहे हैं, ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डिफेंड कर पा रहे हैं, बस जो भी सवाल हो आगे से ये जवाब होता है जी कि मजबूरी थी क्या करें। ये ऐसी मजबूरी नहीं थी जिस तरीके से इसको बनाकर पेश किया जा रहा है। यही वजह है कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं हुकूमत के पास कोई ऐसा कोई चॉइस नजर नहीं आ रही। हर तरफ से दबाव आ रहा है कि आपने जो टैक्सेस लगाए ये अनड्यू टैक्सेस हैं, इसको रिवर्स किया जाए। बट कामरा इसके अंदर खबर एक और ये है कि इन हालात के बावजूद भी जहाँ पे जो भी मुकद्दस गाय जो हैं जिनको हुकूमत प्रोटेक्ट करना चाहती है तो वो प्रोटेक्ट करती है। मैंने अपनी एक स्टोरी के अंदर एक लाइन लिखी थी, वो ये थी कि हुकूमत बजट से पहले कहती थी कि कोई भी मुकद्दस गाय जो वो टैक्स से नहीं बचेगी, उल्टा इन्होंने जो गाय है उसके दूध पे टैक्स लगा दिया है और गाय का जो चारा है उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो ये हुकूमत की पॉलिसी है। एक्सपोर्टर्स एक हॉलीकॉ थी जिसको उन्होंने टच किया और वहाँ पर भी ये रिवर्स करने चाह रहे हैं। दूसरी जो हॉलीकॉ जो रियल स्टेट सेक्टर उसको कहा जाता है, कल एक इजलास हुआ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, उसके अंदर खुद जो चेयरमैन FBR है उन्होंने ये कहा कि जी IMF की तरफ से हमारे ऊपर दबाव था कि जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो कैपिटल गेन होता है, जो मुनाफा होता है, उसके ऊपर आप जो स्टैंडर्ड रेट है इंडिविजुअल का सैलरी क्लास का तो 35% है, नॉन सैलरीड का 45% है, वो लगाएं। कहते हैं हमने उस प्रेशर को रेजिस्ट किया और आज भी ये उनके अल्फाज हैं उस मीटिंग के दौरान, आज भी जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो टैक्सेशन है वो एक मच फेवरेबल रजीम है। तो यहाँ पे नतीजा ये निकलता है कि IMF का नाम इस्तेमाल करके अगर किसी क्लास को यहाँ पे मारा जा रहा है बुरी तरीके से, वो सैलरीड क्लास है। हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोटेक्ट कर लिया, स्टॉक मार्केट को उस तरीके से टच नहीं किया, एक्सपोर्टर्स को टच किया और उससे वो पीछे हट रही है। अच्छा, जहाँ तक रियल एस्टेट की बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जो अगर आप फर्ज करें कि आप 1 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा 50 लाख का और उसकी कीमत आज 80 लाख है या 80 लाख का आप बेचा, 30 लाख रुपए आपको इनकम हुई है, तो जो 30 लाख ऑब्वियसली जो इनकम है ना तो उस पर टैक्स इररिस्पेक्टिव कि कहाँ से आपको पैसा आया है, आपकी इनकम है उस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जो दूसरी आपने लेट से स्टॉक मार्केट की बात की या एक्सपोर्टर्स की बात की, इस पर काउंटर नैरेटिव ये भी है कि हमें इन सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से फर्ज करें कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, अगर आप देते भी हैं उनको एक डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको इंसेंटिव्स देते हैं और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो उससे फिर आपके जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला फॉरेन रिजर्व्स का है, तो क्या इसको देखने की जरूरत नहीं है? देखो कामरान, 2 चीज़ें, आप इंसेंटिव करते हो उनकी इनपुट्स को, आप उनको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आप एक्सपोर्टर्स को एक सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो, सब्सिडाइज गैस दे देते हो, सब्सिडाइज लोन्स दे देते हो, उसके बाद वो अपनी एक्सपोर्ट्स करते हो, जो मुनाफा मिलता है
अब ये कौन सा मतलब दुनिया के अंदर एक निजाम आ गया है कि मुनाफे को भी सब्सिडाइज करो आप? ये कहां पे लिखा है? जो प्रॉफिट उन्होंने ले लिया उसके ऊपर उनको जायज टैक्स देने में क्या मसला है? मुझे आज तक इस लॉजिक की बिल्कुल समझ नहीं आई। ये जो हमें इन लोगों ने एक बेवकूफ बनाया हुआ है सबको कि जी हम मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स ना करें तो मुल्क डूब जाएगा। वो जो रेमिटेंस बाहर से भेज रही है, जो ब्लू कॉलर आपका वर्कर मुल्क से बाहर काम कर रहा है, वो उसको तो आप कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, वो आपको $30 अरब साल का वो भी दे रहे, उसके लिए आपने क्या किया? वो जो ब्लू कॉलर के ऊपर तो टैक्स नहीं, देखिए होने के बराबर मैं उनके इंसेंटिव्स की बात कर रहा हूं ना, उनको तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही ना, वो बेचारे तो पैसे वापस भेज रहे हैं। अब रेमिटेंस तो इनकम ही बाहर से हुई है ना, उसके ऊपर आपने क्या टैक्स लगाना? वो तो इनकम पाकिस्तान में नहीं हुई, उसके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है। वो ब्लू कॉलर वाला, उसकी फ्लाइट जब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे आती है, उसकी फ्लाइट अगर कतर से आ रही है, दुबई से आ रही है, किसी और मुल्क से आ रही है, उसको तो पाकिस्तान कस्टम, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पता नहीं कौन कौन से इदारे जो उनको लाइन में खड़ा करके उनसे पैसे लेते हैं। ये इस मुल्क का निजाम है। ये कहते हैं कि जी हमारा जो उसका प्रॉफिट है, मैं भी इसकी वो शीट देख रहा था जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बनाई है, इनके इंडिया के अंदर खुद इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर तो इनका इस वक्त तो फिक्स है प्रपोज जो है कि इनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाए। इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी कि नो कंसेशन ऑन इनकम टैक्स रेट, ठीक है, ये पीबीसी के अंदर लिखा हुआ है इनकी जो इन्होंने शीट बनाई। हाउएवर ह्यूज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स आप दें, मुनाफे के ऊपर टैक्स लेने में क्या तकलीफ है? मुझे इस बात की लॉजिक की समझ नहीं आ रही। क्यों आज फिर प्राइम मिनिस्टर मिले हैं इन लोगों के साथ? क्यों आज इनको कंसेंसस देने की फिर दोबारा बात हो रही है? मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत इस टैक्स से पीछे हट रही है। अब बांग्लादेश के अंदर भी अगर आप देख लें, जो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी बात हो रही है, 50% उनकी जो टैक्स है वो एग्जाम्प्ट है और 50% वो टैक्स लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये रिजीम है। बाकी कंट्रीज के अंदर भी कुछ इसी किस्म के उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हुए। द पॉइंट हियर इज, आज खुरम तारिक साहब जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में आज उन्होंने एक जुमला वहां पे बोला। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है इस वक्त जिसके ऊपर उनका हम ज्यादातर लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो 3 से 5% प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अभी आप फिक्स ले रहे हैं 1%, आप इसको 1.5% कर लें, बट वाई दिस इज क्वेश्चन। और वहां पे दूसरों ने बड़ी बात ये की, उनके जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्टर्स, उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15 से 20% तक है। तो क्यों ना उनको फिर टैक्स किया जाएगा? अगर कोई 20% तक उनका प्रॉफिट मार्जिन है तो वो क्यों 1% अपने प्रॉफिट मार्जिन का देके निकल जाए? देयर इज अ मेजर डिस्पैरिटी। इसको किसी तरीके से भी सपोर्ट किया। और एक और चीज कामरान, हमने पिछले प्रोग्राम में गालिबन जिक्र भी किया था, हुकूमत ने 240 अरब रुपए का इनके ऊपर जो एक बोझ था क्रॉस सब्सिडी का, वो खत्म कर दिया। और उसके बाद भी अगर हुकूमत इनकम टैक्स रिवर्स करती है, दैट विल नॉट बी। जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो कि जो हमारी टैक्स बेस जो हम नहीं बढ़ाते, मतलब टैक्स बिल्कुल लगाना चाहिए लेकिन उन लोगों पर लगाएं, उन सेक्टर्स पर लगाएं जहां से आप टैक्स नहीं ले रहे। और ये जो सबसे बड़ी ज्यादती है कि वो सैलरीड क्लास हो या ऑलरेडी जो सेक्टर्स टैक्स दे रहे हैं, आप उनको फर्दर टैक्स करें और इसी वजह से यहाँ पर फिर इतनी एनॉमली पैदा होती है। अब दूसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टर को भी इनकरेज करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क के अंदर एक पॉलिसी जो आप बनाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती। मसलन एक गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, अगली गवर्नमेंट आके या वही गवर्नमेंट आके इसको तब्दील कर लेती है। अब जैसे आपने कहा कि कोई भी जो शोबा है वो इस बजट से खुश नहीं है। आप ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, खास करके जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाते हैं पाकिस्तान में, पिछले जो 2021 की नई पॉलिसी आई थी उसके तहत एटलीस्ट $150 मिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है। अब वो भी शोर कर रहे हैं कि उस पॉलिसी को भी तब्दील कर लिया है। और सबसे बड़ा उनका कंसर्न ये है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर की दुनिया को कि अगर आप $150 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है और आगे फर्दर अगर होनी थी और आपने इन द मिडल ऑफ दैट पॉलिसी आपने चेंज कर दी है, तो आगे कैसे चलेगा मामला? देखिए कामरान, ये जो आजकल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की जो प्रोसीडिंग्स है ना, वो एक चीज को रीअफर्म कर रही है। वो रीअफर्म ये कर रही है कि जो माइंडसेट है ना एफबीआर का, वो तब्दील नहीं हुआ। ये हर चीज को ऐसे लेते हैं जैसे कि इस मुल्क के अंदर कुछ गुनाह हो रहा है। कारोबार करना गुनाह नहीं है। ये कह देना कि अगर कोई बिजनेसमैन इस चीज पे रेजिस्ट करे कि आपने सेल्स टैक्स का रेट क्यों बढ़ा दिया, आपकी कमिटमेंट है, तो उसको ये कहते हैं आपने तो देना नहीं है, ये कंज्यूमर ने देना। इनको एक बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि जीएसटी देना तो कंज्यूमर ने है। जब वो जीएसटी लगेगा उसके बाद उस चीज की जो नई कीमत होगी कंज्यूमर की रेंज से बाहर हो जाएगी। जब उसकी रेंज से बाहर हो जाएगी वो नहीं खरीदेगा तो फिर बिजनेसमैन को हिट पड़ेगी। उसके खर्चे तो फिक्स्ड है, उसने बिजली का बिल देना है, गैस देनी है, एम्प्लॉइज है, उसके स्टोर है, उसके बाकी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये कह रहे हैं आपने अपनी जेब से देना, ये इंतहाई फजूल लॉजिक दी जा रही है। आपने जिक्र किया ऑटोमोबाइल सेक्टर का। इस बजट में एक और जो चीज रिवील हुई
कि ये जो बजट है गालिबन शायद फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता कि क्या हुआ है। कल सेनेटर फैसल वोडा ने मीटिंग के दौरान एक बात करूँगा जी, मैंने जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे, जिसका मतलब उनका ये था कि राना तनवीर हुसैन जो इंडस्ट्री मिनिस्टर और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका जी मैंने कंसर्न मिनिस्टर से बात की, उनको भी इस तब्दीली का नहीं पता। ठीक है, अब तब्दीली क्या हुई है? तब्दीली ये हुई है कि इस वक्त जो हाइब्रिड रजीम है गाड़ियों का, जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हुकूमत ने एक पॉलिसी थी 2021 में, और उस पॉलिसी के तहत फिक्स्ड इनको कुछ रेट्स दिए गए थे, सेल्स टैक्स के भी और बाकी कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे। उसके अंदर जो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर 8.5% सेल्स टैक्स था जो 2026 तक रहना था, उसको हुकूमत ने इसी साल ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से जो कल मीटिंग में बताया गया और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बताया गया कि इस जो कामन 3 कंपनीज जो हैं जो ये हाइब्रिड व्हीकल्स बना रही हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के नंबर्स हैं, कंपनीज के नहीं है, कि इनकी जो गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में जो आजकल बड़ी फेमस भी हैं, क्रॉस है इसकी, कोरोला क्रॉस की है, फिर इसकी सांटा एफई है स्मार्ट गाड़ी इसकी हुंडई वालों की, और तीसरी है इसकी हेवल है जो साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स वालों की गाड़ी, और इन तीनों की उनका जो कीमतें हैं ऑन एन एवरेज 15% बढ़ जाएंगी, 14 लाख से लेके 23 लाख रुपए तक कीमत में इजाफा होगा। आप एक फॉरेन जो आपने एक पॉलिसी दी हुई इन्वेस्टमेंट की, उसकी वायलेशन कर रहे हो, आप गाड़ियों को कंज्यूमर्स की जो रेंज है उससे बाहर लेके जा रहे हो, और आप अचीव क्या कर रहे हो? ये जो टिंकरिंग होती है ना बजट के साथ, ये आपके एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हासिल होते इससे, और उसका नुकसान ये होता है कि आप इन्वेस्टर्स को भी डिस्करेज करते हो और कंज्यूमर्स को भी डिस्करेज करते हो।